टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज की इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए डे 19 के वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है उसके आंसर को और उसके अप्रोचेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की जो भी वीडियोस थी उनको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर ओनली इसके ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज का जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले जो हमारा टॉपिक है उसको हम समझ लेते हैं। द टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटी। ठीक है, सो आई होप आपको याद होगा जो हमने इंडियन हिस्ट्री है उसको भी कंप्लीट कर लिया, इंडियन सोसाइटी को भी कंप्लीट कर लिया। नाउ वी हैव मूव ऑन टू इंडियन पॉलिटी। ठीक है, द टॉपिक सेज हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये इस पर्सपेक्टिव में टॉपिक बोला गया है। इसी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया गया था। द क्वेश्चन सेज द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपीयर्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज मेयरली डाइवर्स. It has proved itself one of the most ably conceived aspect of the constitution. Discuss. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस लाइन को देखिए। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट वाज एक्चुअली गिवन बाय ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन का आपने नाम सुना होगा। ग्रैनविल ऑस्टिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी करते हैं। एंड ही सेज कि जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो बदलाव की प्रक्रिया है, जो अमेंडमेंट करने का जो प्रक्रिया है, वो ऑल्दो बाहर से दिखने में तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अमेंड नहीं हो सकती हैं, राइट। सो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा लगता है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिर्फ डाइवर्स है। मतलब अलग अलग चीजों को एक साथ लाने की कोशिश की गई है, डाइवर्सिटी इंक्लूड करने की कोशिश की गई है हमारे भारतीय संविधान के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा अमेंडमेंट प्रोसेस है, मतलब कि संविधान को बदलने की जो प्रक्रिया है, उसने एक्चुअली ओवर द टाइम अपने आप को प्रूव किया है कि ये जो है ये वन ऑफ द मोस्ट एबली कंसीव्ड एस्पेक्ट है। मतलब कि सबसे अच्छे तरीके से सोचा हुआ, सबसे अच्छे तरीके से सोच समझकर जो इंक्लूड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कुछ उस तरीके का एक प्रावधान है जो कि हमारे संविधान के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसी को डिस्कस करने को बोला गया है एंड 10 मार्क ऑन 150 वर्ड के अंदर आपको इस आंसर को देना है। सो आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए। फिर से एक बार देखिए, ग्रैनविल ऑस्टिन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो भारतीय संविधान है उसको जो बदलाव की जो प्रक्रिया है, अमेंड करने की जो प्रक्रिया है, वो बाहर से दिखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड हो, बट एक्चुअली वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो सिर्फ एक डाइवर्स है। मतलब काफी डाइवर्स प्रोसेस है, मतलब अलग अलग तरीके के प्रोसेस को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। बेसिकली जो अमेंडमेंट प्रोसेस है उसने अपने आप को प्रूव किया है ओवर द टाइम कि वन ऑफ द मोस्ट एबली कंसीव्ड एस्पेक्ट है, मतलब सबसे ज्यादा सोचा समझा हुआ एस्पेक्ट है हमारे भारतीय संविधान का। इसी चीज को आपको डिस्कस करना है। तो आई होप आप सबसे पहले तो ये चीज समझ गए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस आंसर को किस तरीके से स्टार्ट करना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताना है कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडिंग पावर है कहां पर। तो आप बताएंगे यहां पर कि जो पार्ट 20 है हमारा, उसके अंदर आर्टिकल 368 जो है वो हमारे भारतीय संविधान के अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। दिस इज नॉट द ओनली प्रोविजन, इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा पार्ट 20 के प्रोविजन है। मतलब पार्ट 20 के अलावा और भी कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो कि भारतीय संविधान में बदलाव की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आप ये चीज बता देंगे, उसके बाद आप ये बताएंगे कि जो ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो इतना डाइवर्स है इंडिया के अंदर, वो इतना मतलब अलग तरीके से बनाया गया है कि वो उसे हम एक यूनिक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। मतलब अमेंडमेंट जो है वो अपने आप में एक यूनिकनेस लेकर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसके लिए एक लैटिन टर्म है, देयर इज अ लैटिन टर्म फॉर यूनिकनेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं सुई जेनरिस। ठीक है, सुई जेनरिस। तो सिंपल शब्दों में समझे तो आप ये कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान का, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो एक्चुअली सुई जेनरिस है। मतलब कि एक यूनिक एस्पेक्ट है, मतलब एक अलग सा एस्पेक्ट है, एक खासियत है हमारे भारतीय संविधान की कि हम इतने ज्यादा डाइवर्स टाइप के अमेंडमेंट्स अलाउ करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। बता सकते हैं कि जो अमेंडिंग पावर है वो पार्लियामेंट के पास भी है और कुछ पावर जो है यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमें अपने आंसर को मेन पार्ट पर लेकर जाना है, हमें अपने आंसर का जो मेन कंटेंट है उसको यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो देखो, जब हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रादर वो डाइवर्स है, राइट। यही चीज प्रूव करनी है हमें। तो अगर मुझे कॉम्प्लिकेशन और डाइवर्सिटी के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करना है, एक मुझे एक काइंड ऑफ एक पैरेलल खींचना है, तो क्या मुझे सबसे पहले अमेंडमेंट प्रोसीजर को बताना होगा। पहले मुझे सबसे पहले ये समझाना होगा इवैल्यूएटर को कि मुझे ये पता है कि अमेंडमेंट प्रोसीजर है क्या, राइट। तो सबसे पहले जो अपना बॉडी स्टार्ट करेंगे, आप ये बताएंगे कि एग्जैक्टली हमारे भारतीय संविधान का अमेंडमेंट का
अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, अब देखो प्रोसीजर को जब आप करोगे तो प्रोसीजर आप अब जानते हैं। देखो आपने लक्ष्मीकांत के अंदर ये चीज कंप्लीट की होगी कि जो हमारे अमेंडमेंट है वो दो तरीकों से अमेंड हो सकते हैं, मतलब दो डिफरेंट प्रोविजंस लिखे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक तो जो है वो आर्टिकल 368 जो कि पार्ट 20 के अंदर मेंशन्ड है, राइट, और सेकंड है जो कि आर्टिकल 368 के अंदर नहीं है। ठीक है, सो हम इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के जो तरीके आर्टिकल 368 के अंदर बताए गए हैं, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उन प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे जो कि आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर आर्टिकल 368 कौन कौन से अमेंडमेंट प्रोसीजर्स प्रेजेंट है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो अमेंडमेंट को प्रोसीजर, देखो अमेंडमेंट को इंक्लूड करने से पहले, इंट्रोड्यूस करने से पहले सबसे पहले अमेंडमेंट का जो मतलब कंसेप्ट होता है उसको आप किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बिल की तरह इंट्रोड्यूस करना होगा, मतलब यू हैव टू इंट्रोड्यूस इट लाइक अ बिल। और कौन से हाउस में कर सकते हैं, तो आप लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में, यानी कि ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में आप अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है उसको इनिशिएट कर सकते हैं। पहली चीज तो। सेकंड चीज, जब ये बिल एक बार इंट्रोड्यूस हो गई तो जिस भी पर्टिकुलर हाउस में पहले वो इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले तो वो वहां पे पास होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पहले वो लोकसभा में पास हुआ था, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो सबसे पहले इसको लोकसभा में पास होना होगा, उसके बाद इसको राज्यसभा में आना होगा और राज्यसभा के अंदर भी इसको पास होना होगा, राइट। दोनों ही हाउसेस के अंदर इसको इंडिविजुअली पास होना होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कौन से बिल के बारे में बात कर रहे हैं? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। देखिए आप जानते हैं कि बिल अलग अलग टाइप के होते हैं। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। आप जानते हैं बिल अलग अलग तरीके के होते हैं। देयर कैन बी मनी बिल, देयर कैन बी फाइनेंशियल बिल, देयर कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, राइट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड काइंड जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो आर्टिकल 368 ये बोलता है कि एक बिल जो है उसको लोकसभा राज्यसभा में से किसी भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसको जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया है सबसे पहले उसको वहां पर पास होना होगा, उसके बाद उसको सेकंड हाउस के अंदर आना होगा और इंडिविजुअली दोनों ही हाउसेस के अंदर पास होना होगा। जब ये दोनों ही हाउसेस के अंदर पास हो जाता है उसके बाद इट हैज टू गो टू द हेड ऑफ द स्टेट। हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है? इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। तो अब ये प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और प्रेसिडेंट को इस चीज को एसेंट करना होगा, मतलब जब प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देंगे, जब प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ओनली देन दिस पर्टिकुलर बिल विल बी डीम्ड टू बी पास्ड। तब माना जाएगा कि ये पर्टिकुलर बिल जो है वो पास हो चुका है। आई होप आप इसका जो सिंपल प्रोसेस था, ये जो मेन प्रोसेस था जिसके थ्रू किसी भी हम अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरीके से हम ला सकते हैं, किस तरीके से पास कराना है, आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आ गया। ठीक है, अब देखो सेकंड चीज, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है उसकी एक खास बात ये होती है कि जस्ट सपोज यहां पर इस पर्टिकुलर स्टेज पे अगर लोकसभा ने पास कर दिया है और राज्यसभा इसको पास नहीं कर रहा है, ठीक है, और राज्यसभा मान लो कि इस चीज के अगेंस्ट में कुछ बोल रहा है, तो यहां पर ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा को दोनों को बुलाकर साथ में हम बातचीत करा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो अगर कोई भी एक हाउस पास नहीं करती है तो दिस पर्टिकुलर बिल विल नॉट पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप ये चीज समझ गए कि काफी चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट यहां पर दोनों हाउसेस के बीच में होगा तो ये बिल यहां पर पास नहीं हो पाएगा। तो क्या ये शो करता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है? नो, देखो ये कॉम्प्लिकेशन शो नहीं कर रहा है, रादर ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर कोई भी एक हाउस किसी भी तरीके का अपने विम्स एंड फैंसीज को, मतलब अपनी चीजों को मनवाने के लिए अगर कोई बिल पास कर रहा है, अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरा हाउस वहां पे उसे रोक सके। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, रादर दिस इज अ नेसेसिटी, ये जरूरत है। अगर आप देखो तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक है, मैं अगर फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, मान लो कि लोकसभा एंड राज्यसभा है, लोकसभा ने इंट्रोड्यूस किया एक पर्टिकुलर बिल को और उन्होंने पास कर दिया, बट जब ये बिल राज्यसभा के पास गई तो जैसे पहले हमने बात की थी कि दोनों ही हाउसेस को इसको इंडिविजुअली पास करना होगा। तो मान लो यहां पर राज्यसभा इसको पास नहीं कर रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई बिल पास नहीं हो पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। राज्यसभा अगर इसको पास नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि राज्यसभा को डेफिनेटली उस बिल के अंदर कुछ ना कुछ कमी लगी होगी, उसके अंदर जो भी चीजें प्रोविजंस है उसको और बेटर बनाया जा सकता है, इसीलिए राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया है। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज एक्चुअली अ गुड थिंग बिकॉज ये एक नेसेसिटी है और हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस में हमें और ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, जब लोकसभा कोई बिल बनाएगा, राज्यसभा अगर उसे पास नहीं करा है, तो इसका सिंपल तरीका क्या होगा? लोकसभा को उस पर्टिकुलर बिल के अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो लोकसभा इस पर्टिकुलर बिल को पास कराने के लिए और बेटर एफर्ट्स लगाएंगे, तो हो सकता है और बेटर प्रोविजंस लेकर आए, तब ये राज्यसभा के पास जाएगा। और तब अगर राज्यसभा इस चीज से एक्सेप्टेबल हो गया राज्यसभा को, अगर ये उन्हें लगा कि हाँ अब सारी की सारी डिमांड्स फुलफिल हो रही हैं, तो ऑब्वियसली वो उसको पास कर देंगे। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? दिस पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है जहां पर एक हाउस जो है वो सेकंड हाउस को एक्चुअली कोई बिल पास करने से रोक सकती है, दिस इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन, रादर इट इज अ नेसेसिटी, जो कि हमारे किसी भी बिल को, किसी भी प्रोविजन को बेटर बनाने में हेल्प करता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो, ये तो हमने मेन प्रोसेस समझ लिया कि एग्जैक्टली किस तरीके से काम कर रहा है। नाउ
देखो यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं कर पाए थे. नाउ लेट्स डिस्कस कि आर्टिकल 368 के अंदर एग्जैक्टली प्रोविजंस क्या क्या है. तो पहला प्रोविजन क्या बोलता है? देखिए, पहला प्रोविजन बोलता है कि किसी भी पर्टिकुलर बिल को आप स्पेशल मेजॉरिटी से पास करा सकते हैं. सो व्हाट डज स्पेशल मेजॉरिटी मींस? स्पेशल मेजॉरिटी का सीधा सा मतलब ये है कि इट शुड बी बाय द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. ठीक है, समझिए इस चीज को. मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? 50% प्लस 1. सिंपल शब्दों में, अगर आपको किसी भी बिल को स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना है अंडर आर्टिकल 368, तो उस बिल को पास कराने के लिए आपको सबसे पहले चीज तो जितने भी लोग आपके हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, जो टोटल स्ट्रेंथ है आपके हाउस की, उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 उतने पर्सन एटलीस्ट उस बिल के फेवर में बोलने चाहिए. तो क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? अगर मैं और सिंपल शब्दों में आपको एग्जांपल देकर समझाऊं तो देखिए, लोकसभा के अंदर टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल स्ट्रेंथ कितना है लोकसभा का? द टोटल स्ट्रेंथ इज 552. राइट, 552 ये टोटल स्ट्रेंथ है. तो आपको टोटल स्ट्रेंथ के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर. क्या आप समझ पा रहे हैं इसको? टोटल स्ट्रेंथ. ठीक है, सो टोटल स्ट्रेंथ में ये चीज डिपेंड नहीं करती है कि कितने लोग नहीं है, कितने सीट्स वेकेंट है, ये सब चीजें नहीं. टोटल स्ट्रेंथ. तो टोटल स्ट्रेंथ को क्या करना है? आपको दो पार्ट से डिवाइड करना है. पहले तो जब आप दो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? उसका 50% निकलेगा और प्लस उसमें 1 कर देना है. तो ये जो हमारा कंसेप्ट बनेगा वो हमें स्पेशल मेजॉरिटी में फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करने में हेल्प करेगा. ठीक है, तो देखो 2 को अगर आप 552 जो टोटल स्ट्रेंथ है उसको 2 से डिवाइड करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 276. राइट, सो 276 प्लस 1 यानी कि 277. यानी कि किसी भी बिल को अगर आपको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना है, अगर आपको किसी भी जैसे हम लोकसभा के यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, तो लोकसभा के अंदर अगर उसको पास कराना है तो इट विल फर्स्ट हैव टू गेन सपोर्ट ऑफ 277 पीपल. सबसे पहले चीज तो. सेकंड कंडीशन बोलता है, ये तो होगी टोटल मेजॉरिटी की बात. अब जो है जितने लोग वहां पर प्रेजेंट एंड वोटिंग है, मतलब जितने लोग वहां पर उस दिन आए हुए हैं, जिस दिन ये बिल पास हो रहा है, कितने लोग वहां पर उस दिन आए हुए हैं और कितने लोग वोट कर रहे हैं. जितने लोग भी आए हुए हैं और वोट कर रहे हैं उसका जो 2/3 लोगों का एटलीस्ट सपोर्ट चाहिए होगा. ठीक है, 2/3 लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, तभी एक बिल पास हो पाएगा. आई थिंक मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है. मैं इसको और सिंपल शब्दों में समझाता हूं. देखिए, पहली चीज तो आप ये दोनों चीजें समझ गए. वंस अगेन अगर देखो, अगर मैं इस चीज को पहले कंप्लीट कर लूं कि 2/3 का मतलब क्या है. 2/3 का मतलब क्या है? जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है. मान लो कि 552 में से सिर्फ 400 ही लोग आए हुए हैं. ठीक है, 400 ही लोग आए हुए हैं. तो आपको क्या करना होगा? उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर सिंपल इसको समझिए तो मान लो कि उस दिन 300 लोग आए हुए हैं. ठीक है, मतलब 552 में से सिर्फ 300 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है. तो आपको क्या करना है? 2/3 निकालना है इसको. तो आप सिंपली 200 हो गया इसका मतलब. 200 लोग जब तक इसको सपोर्ट नहीं करेंगे जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, तब तक वो बिल पास नहीं हो सकती है. सो मैं थोड़ा सा और सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा. देखिए, स्पेशल मेजॉरिटी से अगर आपको किसी भी बिल को पास कराना है तो सबसे पहले चीज तो उसके 2 कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं. पहली चीज, जो 2 कंडीशन है उसमें पहले कंडीशन में हमें क्या करना होता है? हमें हाउस की टोटल मेजॉरिटी को देखना होता है, मतलब टोटल मेंबरशिप को. तो टोटल मेंबरशिप जितने भी हैं, ठीक है, उस टोटल मेंबरशिप का आप आधा निकाल लो, उसमें प्लस 1 कर दो. इतने लोग आपको सबसे पहले सपोर्ट लेना पड़ेगा. सबसे पहली चीज तो. सेकंड चीज, जितने लोग वहां पर आए हुए हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग है, उसका 2/3 निकालो और जितने भी 2/3 है उतने लोगों का भी आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा. जब ये दोनों सपोर्ट्स साइमल्टेनियसली होंगे, साथ में होंगे, तभी आपका वो स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास हो पाएगा. नाउ वंस अगेन, क्या ये चीज कॉम्प्लिकेटेड है? क्या हम इसे कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि किसी भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन को कोई रूलिंग पार्टी किसी आसानी से वो ना कर ले, किसी आसानी से चेंज ना कर ले. इस चीज के लिए काइंड ऑफ ये चेक्स एंड बैलेंसेस है. क्या ये चेक एंड बैलेंस है? बिल्कुल सही. ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है, दिस इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन. ये इंपॉर्टेंट है, ये नेसेसिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा डाइवर्स है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वल्नरेबल सेक्शन के रिगार्डिंग जो चीजें हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, फर्स्ट चीज तो आप ये समझ गए कि किस तरीके से स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू किसी भी बिल को पास किया जा सकता है. तो इसमें हमने जो दोनों ही कंडीशंस थी, दोनों को ही फुलफिल करके देख लिया कि आफ्टर ऑल किस तरीके से काम करेगा. ऑलराइट, अब देखिए, जो सेकंड होता है, जो आर्टिकल 368 के अंदर आता है, एक सेकंड तरीका है जिसके थ्रू किसी भी बिल को पास कराया जा सकता है. लेकिन ये कौन से बिल्स हो सकते हैं? ये वो बिल्स हो सकते हैं जिसके थ्रू किसी भी फेडरल प्रोविजन को चेंज करने की कोशिश की जा रही है. मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी भी फेडरल प्रोविजन को चेंज करने की कोशिश करेगा. व्हाट इज मेंट बाय फेडरल प्रोविजन? फेडरल प्रोविजन का मतलब होता है जिसमें स्टेट्स भी कंसर्न है. मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनका भी काइंड ऑफ कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट आ जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ कंसर्न आएगा. उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं. मतलब स्टेट प्लस सेंटर जब दोनों साथ में आते हैं उसे फेडरलिज्म का कंसेप्ट कहा जाता है. तो सिंपल शब्दों में समझे तो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी,
ठीक है। अगर जीएसटी को मान लो चेंज करना है, मुझे कुछ भी चेंजेस ब्रिंग करने हैं, या फिर आपको याद होगा 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था उसको एक्चुअली इसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब इसी पर्टिकुलर बिल के हेल्प से इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। अब देखिए हम समझते हैं कि इस पर्टिकुलर बिल में एग्जैक्टली होगा क्या, आफ्टर ऑल किस तरीके से जो रूलिंग गवर्नमेंट है इस पर्टिकुलर बिल को पास कर सकती है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी, जो ऊपर हमने दोनों कंडीशंस देखी, उसको तो पहले सबसे पहले आपको फुलफिल करना होगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, किसी भी फेडरल प्रोविजन को चेंज करने के लिए, किसी फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए सबसे पहले तो आपको पहला कंडीशन फुलफिल करना है जो हमने ऊपर देखा, स्पेशल मेजॉरिटी कंडीशन, यानी कि जो भी टोटल मेंबरशिप है उसके 50% +1 और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3, ठीक है, +1। ये हो गया सबसे पहली चीज। तो इतने लोग आपको सबसे पहले तो चाहिए होंगे। इसके अलावा आपको स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए होगा। स्टेट्स का रेटिफिकेशन कितने स्टेट्स का? एटलीस्ट हाफ स्टेट्स का। तो जितने भी हमारे पास अभी राइट नाउ स्टेट्स हैं, जैसे 28 स्टेट्स हैं, तो हमें एटलीस्ट 14 स्टेट्स का यहाँ पर राइट नाउ रेटिफिकेशन चाहिए होगा, उनका हमें सपोर्ट चाहिए होगा, राइट। तो अगर ये दोनों ही कंडीशन साइमल्टेनियसली मतलब साथ में फुलफिल होती हैं, तभी एक बिल जो है जो कि फेडरल प्रोविजन को चेंज करना चाह रहा था वो चेंज हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में समझो। जीएसटी का जब हम लाया गया था, जब जीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी, तो सबसे पहले उन्होंने स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू जो लोकसभा राज्यसभा का जो टोटल मेंबरशिप था उसमें 50% +1 का अचीव किया। उसके बाद जितने लोग उस दिन आए हुए थे, जिस दिन ये बिल पास हो रहा था, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके 2/3 +1 को सबसे पहले उन्होंने अचीव किया। मतलब पहले उन्होंने ये दोनों कंडीशंस फुलफिल की। उसके बाद उन्होंने डिफरेंट स्टेट को, मतलब हर एक जो 28 स्टेट्स थे उस टाइम 29 स्टेट्स हुआ करते थे, हर एक को वो दिया गया, मतलब हर एक को ये बिल भेजा गया और हर एक स्टेट को ये बोला गया कि अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसको रेटिफाई करो। एंड द मोमेंट इसमें 15 स्टेट्स ने, बिकॉज 29 का आधा क्या होगा 14.5 +1 करेंगे तो 15 हो जाएगा, राइट। सो जब तक जैसे ही 15 स्टेट ने, मतलब 15 स्टेट ने जैसे ही इस चीज को मान लिया, मतलब जैसे ही हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, वैसे ही ये पर्टिकुलर बिल पास हो गया, जीएसटी पास हो गया। इट डज नॉट मैटर्स कि बाकी 13 जो स्टेट्स अगर उसको फुलफिल करे या ना करे, उतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये हाफ वाला कंडीशन फुलफिल हो गया तो वो बिल पास हो जाएगा। इसी तरीके से एक्चुअली जीएसटी को लाया गया था। तो ये भी हमारा काइंड ऑफ हो सकता है सुनने में लग रहा हो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट वंस अगेन स्टेट्स की डिग्निटी को, स्टेट्स की गरिमा को, स्टेट्स की पावर को ध्यान में रखते हुए, स्टेट्स की जो पावर्स है उसको रोकने के लिए, मतलब बचा के रखने के लिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब उस पर्टिकुलर चीजों को चेंज ना कर ले, राइट। इसलिए ये एक काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये एक नेसेसिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिसके थ्रू एक्चुअली हमारा जो अमेंडिंग प्रोसीजर है उसे हम एक वाइब्रेंट अमेंडिंग प्रोसीजर कहते हैं, मतलब कि जो कि हर एक डिफरेंट चीजों के नीड्स को यहाँ पर काइंड ऑफ केटर करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है, रादर कि हर एक सेक्शन को प्रॉपर्ली केटर आउट करने की कोशिश करता है। तो देखो ये जो दोनों हमने प्रोसीजर समझे, ये दोनों तो हमारे आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन है। अब जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी, कुछ ऐसे अमेंडमेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि आर्टिकल 368 के अंदर नहीं है, यानी कि आउटसाइड द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 68। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल शब्दों में कि अगर आपको सिंपल मेजॉरिटी से कुछ भी पास करना है, तो जितने भी लोग आपको आए हुए हैं, यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग है एक पर्टिकुलर डे पर, मतलब आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, कहीं पर भी जितने लोग भी आए हुए हैं उस दिन, उसको सिंपली उनमें से 50% +1 इतने लोगों का आप अपने वोट गेदर कर लो, अपने सपोर्ट ले लो और आपका बिल जो है इजिली पास हो जाएगा। आई होप आप समझ गए। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू आप बहुत ही आसानी से किसी बिल को पास कर सकते हो, स्पेशली वो गवर्नमेंट्स जो कि काइंड ऑफ मेजॉरिटी में होती है, विच हैज द सपोर्ट ऑफ मोर देन 50% ऑफ एमएलएज एमपीज, वो आसानी से सिंपल मेजॉरिटी से किसी भी चीज को पास कर सकते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो किसी भी न्यू स्टेट्स को अगर फॉर्म करना है, न्यू स्टेट्स के नेम को चेंज करना है, बाउंड्री को चेंज करना है, उसके लोकेशन को चेंज करना है, किसी भी चीज को चेंज करना है, ये सब चीजें आप सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू कर सकते हैं। वंस अगेन समझिए इस चीज को, जो हमारा क्वेश्चन का मेन पार्ट था उसको हम बार बार लाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू प्रूव कि ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे प्रोसीजर्स कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रादर ये सब डाइवर्स प्रोसीजर्स है। मतलब हर एक प्रोसीजर की अपनी खुद की कुछ डिमांड्स है। जैसा हमने स्पेशल मेजॉरिटी स्टार्टिंग में देखा, वो जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उन सबको बचाने के लिए काम करता है। फिर हमने जो सेकंड वाला देखा, उसमें हमने फेडरल प्रोविजंस को बचाने के बारे में काम की। थर्ड चीजें वो है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स रहें, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ रिस्पेक्टिव पावर्स रहें, जिसके थ्रू इंपॉर्टेंट चीजों को वो चेंज कर सके, राइट। सो इस तरीके से हमारा जो अमेंडिंग प्रोसीजर है, इट इज नॉट एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड, रादर इट इज ओनली डाइवर्स, राइट। तो देखो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना रिजिड नहीं है, इतना हार्ड नहीं है कि हम उसे चेंज ही ना कर पाए, राइट। ये भी सही नहीं होगा कि हमारे टाइम चेंज हो रहे हैं, हमारे समय बदलते जा रहे हैं, बट अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर पाएंगे तो दैट वोंट बी गुड। साथ ही साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है कि जो मर्जी आए जब चाहे आके चेंज कर दे, ये भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देयर इज अ गुड बैलेंस, एक बैलेंस है।
फ्लेक्सिबिलिटी का और रिजिडिटी का। और यही चीज एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर हमारे अमेंडिंग प्रोसीजर को सुई जेनरस बनाती है, मतलब कि यूनिक बनाती है, एक यूनिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है। क्या आप समझ पाए इस चीज को? ये था हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट। आपको याद है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोलता है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अमेंडिंग प्रोसीजर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे एबल पार्ट में से एक है, एबली कंसीव्ड पार्ट में से एक है। मतलब जैसा हमने बात की थी ना, सबसे ज्यादा सोची समझी पार्ट में से एक है हमारा जो अमेंडिंग प्रोसीजर है। तो देखो समझे, पहली चीज तो हमने जैसा हमने एक्सप्लेन किया कि फ्लेक्सिबिलिटी प्लस रिजिडिटी का एक परफेक्ट बैलेंस है यहाँ पर। मतलब कि इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि कोई भी चेंज कर देगा, बट इतना हार्ड नहीं है कि कोई भी चेंज ना कर पाए। मतलब अगर आपके पास प्रॉपर सपोर्ट है, अगर आपके इंटेंशन सही है, तो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, राइट। साथ ही साथ देखो डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर आप जानते हो, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब वही थे जिन्होंने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स को लिखा था, ड्राफ्ट किया था। सो डॉक्टर अंबेडकर ये बोलते हैं कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडिंग पावर बनाया है कुछ इस तरीके से बनाया है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के कंपोनेंट्स हैं, साथ में रिजिडिटी के कंपोनेंट्स हैं। रिजिडिटी इसलिए है ताकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो एक ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, वो पैरामीटर कभी भी खोए ना। ताकि उन चीजों को चेंज करने के लिए जो पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उनको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट साथ ही साथ फ्लेक्सिबल इसलिए बनाया गया है ताकि चेंजिंग टाइम्स के साथ, चेंजिंग नीड्स के साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सके, इसको बदला जा सके, ताकि आसानी से किसी भी तरीके के चेंजिंग नीड्स को यहाँ पर हम अकोमोडेट कर सके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। और ये चीज एक्चुअली शो भी करती है। हमने देखो पिछले हमारे 1947 में हमें आजादी मिली, 1950 के अंदर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, और तब से लेकर आप 2022 को ले लीजिए तो इट हैज बीन व्हाट, मोर देन 72 ईयर्स, राइट। 72 ईयर्स हो गए हैं, और 72 ईयर्स में आप देखोगे तो मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हुए हैं यहाँ पर, 100 प्लस अमेंडमेंट्स एक्चुअली हुए हैं यहाँ पर। मतलब 100 से ज्यादा बार हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया है। और चेंज करने का मेन एम ये है कि हमने उसको बदलते समय के साथ, बदलते नीड्स के साथ चेंज किया है। जो भी चीजें जिस टाइम जरूरत थी उस टाइम में हमने उसको चेंज करने की कोशिश की है। बट साथ ही साथ जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था कि हमारे जुडिशरी ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे चीजों को आइडेंटिफाई किया है जिसको बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेड रॉक है। बेडरॉक मतलब जिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स के ऊपर, जिस सिद्धांतों के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बना हुआ है, उस संविधानों को बचाने के लिए, उस प्रोविजंस को काइंड ऑफ स्ट्रांग बना के रखने के लिए कुछ बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट लेकर आया गया है। आप जानते हैं 1973 के अंदर देर के केशवानंद भारती केस के थ्रू क्या हुआ था, ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन आया जिसमें ये बोला गया कि आप बाकी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियसली प्रोसीजर के साथ साथ में, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि लोगों को दिया हुआ फंडामेंटल राइट्स, राइट। फिर जो स्टेट जो डीपीएसपी करती है उसमें जो मॉरल ऑब्लिगेशन है, इन सब चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप इन सब चीजों को चेंज करेंगे सो हमारे संविधान का जो मेन सिद्धांत है, काइंड ऑफ जो एसेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एसेंस से कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक परफेक्ट बैलेंस लेकर आता है, एक परफेक्ट बैलेंस लेकर आता है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के बीच में। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको चेंज नहीं करना भी उतनी ही समझदारी है, राइट। दोनों चीजों के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस है, इस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से हम अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू शो कि जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो चीज को हमने प्रॉपर्ली प्रूव आउट किया। हमने बताया कि आफ्टर ऑल किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चेक्स एंड बैलेंस का एक परफेक्ट एग्जांपल है, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दिस इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है, रादर ये एक डाइवर्स डॉक्यूमेंट है। इसमें हर एक सोसाइटल पार्ट्स की नीड्स को, अलग अलग जो वेरियस टाइप्स ऑफ लोग हैं उनके नीड्स को, हर एक को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है, हर एक को यहाँ पर इसके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश की गई है, राइट। तो इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो कि समय के साथ बदलता जा रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बदल नहीं रही है। देखिए इस मामले में नेहरू जी क्या बोलते हैं, पंडित नेहरू ने एक स्टेटमेंट बोला था। पंडित नेहरू ने बोला था कि अगर हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम रिजिड बना देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एक्चुअली, कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड। तो लॉ ऑफ द लैंड का मतलब क्या है, किसी भी नेशन को, किसी भी कंट्री को अगर आपको गवर्न करना है तो उस गवर्नेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बना देंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि हम उस नेशन का ग्रोथ जो है काइंड ऑफ वो ग्रोथ रोक देंगे, राइट। उस नेशन की ग्रोथ को हम काइंड ऑफ स्टैग्नेट कर देंगे, रोक देंगे। तो इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि नेहरू जी का भी यही कहना था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को इतना रिजिड ना बना दे कि आने वाली जनरेशन उसको चेंज ही ना कर पाए, राइट। तो हमें इस तरीके से एक फ्लेक्सिबिलिटी प्लस एक रिजिडिटी के बीच में बैलेंस बनाना है, जिस बैलेंस के साथ में नेशन का ग्रोथ हमेशा होता रहे।
ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा हम ये कह सकते हैं एक वेल थॉट आउट है, ठीक है, एक वेल थॉट आउट डॉक्यूमेंट है, एक वेल थॉट आउट प्रोविजन है, जिसके थ्रू क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनिक और एक वाइटल पार्ट बनाने की कोशिश की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समय के साथ बदलने की पावर दी गई है, और साथ ही साथ जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको रोकने की पावर दी गई है। तो उसी पर्टिकुलर चीज में ग्रैनविल ऑस्टिल का वो स्टेटमेंट था जो हमारा क्वेश्चन था, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारा अमेंडिंग प्रोसीजर है, सबसे पहले चीज तो वो एक एबली कंसीव्ड पार्ट है। एबली कंसीव्ड का मतलब है बहुत ही सोची समझी हुई पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और सेकंड पार्ट कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ऑल्दो बाहर से देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट वो एक्चुअली डाइवर्स है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिकॉज वो हमारी सोसाइटी के अलग अलग नीड्स को, अलग अलग हमारे एस्पिरेशंस को कैटर करता है, और हर चीज को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करता है ताकि हमारा जो सोसाइटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ में बदलता रहे। आई होप आप इस चीज को समझ पाए हैं। दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी लगातार पूछता रहता है, जहां पर आपको रैशनल थिंकिंग करनी होती है, आपको सोच करके आंसर लिखना होता है। बिकॉज देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप कुछ भी ऐसी चीजें नहीं लिख सकते थे जो आपने याद किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर, एवरी सिंगल थिंग विच आउट आउट, एवरी सिंगल थिंग आपको सोचना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठकर, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीएससी लगातार पूछता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन जो था काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन जहां पर आपको थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस मिले उसको डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ यू प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो आपकी जो सोचने समझने की जो काइंड ऑफ काबिलियत है, जो आपकी ताकत है, जिस चीज के थ्रू आप अपने मेंस के अंदर हॉल में बैठकर आप अपने आंसर को लिख सकते हैं, वो डेफिनेटली धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी और बेटर होती जाएगी, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।